हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 8 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हम ये चैप्टर के पीवाईक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द डीएनए। लेकिन आगे बोला है बेटा ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पूछा है, ना कि रेप्लिकेशन के दौरान। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो डीएनए हेलिकेज नहीं होगा, डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं होगा बेटा, तो पॉलीमराइजेशन करता है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। डीएनए लाइगेज का तो जॉइनिंग का काम होता है बेटा, जो डीएनए फ्रैगमेंट बनते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो ओकाज़की फ्रैगमेंट बनते हैं, डीएनए के स्मॉल फ्रैगमेंट बनते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड पे उसे ज्वाइन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और ये एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है बेटा, एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है कि फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स और ये कंटिन्यू करता है इलोंगेशन को, ये एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखा है। करेक्ट आंसर पर क्या आ जाएगा, थर्ड वन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या सही है हमें वो बताना है। तो एडिनाइन इज पेयर विद द थायमाइन। देखो ये सिंपल सी बात है, हम इसको हमारे जो कंसेप्ट है उसको लिख लेते हैं। एडिनाइन इस तरीके से बॉन्ड करता है बेटा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एडिनाइन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ 2 आना चाहिए। एडिनाइन डज नॉट पेयर विद दी, वो तो पेयर करता है। एडिनाइन पेयर विद दी 2 हाइड्रोजन। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ये याद रखना है एडिनाइन किससे पेयर करता है, गोनाइन किससे पेयर करता है। जो फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का, उसमें क्या होता है मुझे बताइए। फर्स्ट फेज होता है ट्रांसलेशन का, उसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। नहीं। अब ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है बेटा, एमआरएनए से, देखो क्वेश्चन को समझो, पहले क्या होता है ट्रांसलेशन लिख लो। एमआरएनए से अब क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। एमआरएनए से क्या बनने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है। यही होता है ना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पूछा तो ट्रांसलेशन में डीएनए को ये नहीं होगा ना, रिकॉग्नाइजेशन डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होगा। अमीनो असाइलेशन ऑफ द टीआरएनए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लियर हो जाएगा ना, ऐसे लिखोगे। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एंटीकोडन बाद में होगा बेटा, बाइंडिंग ऑफ द एमआरएनए टू द राइबोसोम। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, अमीनो असाइलेशन होता है। सबसे पहले क्या होगा बेटा, अमीनो असाइलेशन होता है ना टीआरएनए का। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं अमीनो, देखो सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है, अमीनो एसिड प्लस एटीपी आ जाएगा बेटा, और ये अमीनो असाइल बन गया, एएमपी बन जाता है। अब अमीनो असाइल एएमपी टीआरएनए के साथ बाइंड करके क्या हो जाएगा, अमीनो असाइल टीआरएनए बन जाता है। तो कट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी बन जाएगा, क्योंकि यही तो बेटा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो रहा है। एनसीईआरटी पे क्लियर लाइन दे रखी है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या होता है। अगर हम इसका मतलब समझे तो क्या होता है बेटा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब कि इसके 3 प्राइम एंड पे, एट 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए अमीनो एसिड क्या होते हैं, गेट अटैच। यही तो हमें देखने मिलता है बेटा, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यही गया, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, एनसीईआरटी में क्लियर लाइन दे रखी है बेटा। तो करना तो हो जाएगा हमारा। अब ये 2 स्टेप में होता है, चलो वो स्टेप भी कर लेते हैं हम। मुझे आपको बताने कि 2 स्टेप में होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं बाय एटीपी। इसका मतलब एटीपी प्लस एटीपी, अमीनो एसिड प्लस एटीपी आ गया। इसके बाद में ये क्या बन जाते हैं, अमीनो असाइल एएमपी प्लस पीआई। इसके बाद ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में क्या होता है, ये जो अमीनो असाइल बना है बेटा, अमीनो असाइल एएमपी जो है, ये क्या कर जाएगा, टीआरएनए के साथ में बाइंड कर जाएगा, है ना। यही तो होता है, एट 3 एंड पे टीआरएनए का अमीनो असाइड जुड़ेगा, तो ये हो जाता है अमीनो असाइल टीआरएनए। ठीक है, और ये एएमपी बाहर निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर पर क्या चलेगा, सेकंड वन। और एंजाइम कौन सा काम करेगा, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम करेगा, और ये प्रोसेस लोकेशन का होगा, तो साइटोप्लाज्म में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में डिस्टेंस दे रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ लिया बेटा कि अगर आपके पास में डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव बेसेस का, मतलब ये अगर बेटा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड निकालो, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन निकालो। सपोज यहाँ पे इस तरीके से बेस दे रखे हैं, ये इसके साथ में बाइंड कर रहा है, ये इसके साथ में बाइंड कर रहा है। चलो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, बाइंड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको ये बताना है कि ये जो 2 बेस है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। ये दे दिया, बेस पेयर का डिस्टेंस दे दिया आपको 0.34 नैनोमीटर, एंड द नंबर ऑफ टोटल बेस पेयर डीएनए डबल हेलिक्स टिपिकल इतने दे रखे। द लेंथ ऑफ द डीएनए अप्रोक्सीमेट, लेंथ ऑफ द डीएनए बेटा कैसे निकालते हो, जो बेस पेयर आपके दे रखे हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर
और आप इंटू क्या कर दोगे 0.3 नैनोमीटर, इसको इंटू कर दोगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर आपको कितने दे रखे बेटा, ये दे रखा है। करेक्ट आंसर क्या क्या निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ बेस पेयर को आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ बेस पेयर जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर दिए उनके डिस्टेंस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज दी 2.2 मीटर। इसको आई थिंक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि हमने देखा है इसको प्रीवियस भी सॉल्व किया है। जो लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हो, लेंथ ऑफ डीएनए क्या होता है, जो आपका बेस पेयर जितने भी दे रखे होते हैं, ये क्या होगा, बेस पेयर जो दिए होते हैं इसको आप क्या कर दोगे, जो दो न्यूक्लियोटाइड के डिस्टेंस बिटवीन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो। ये कंसेप्ट याद रख लो आपका कट, तो जब ये इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो 2.2 मीटर आएगा बेटा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे करेक्ट पेयर बताना है, तो करेक्ट पेयर बताना है। तो फ्रॉम द पॉलीमरेज ब्रेक दी, पॉलीमरेज बेटा ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, डीएनए इनटू फ्रैगमेंट, ये करेक्ट तो नहीं होगा। पॉलीमरेशन का तो काम है बेटा कि वो तो पॉलीमराइजेशन कराएगा ना, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो या डीएनए पॉलीमर, तो पॉलीमराइजेशन कराएगा, ये तो नहीं है। न्यूक्लियस का काम सेपरेट टू, वो तो हेलिकेज का काम हो जाएगा ना, न्यूक्लियस का काम नहीं होगा। सेपरेट टू स्ट्रैंड डीएनए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रैगमेंट ब्रेक की बात करोगे बेटा तो वो ये तो नहीं होगा ना। ठीक है, इसके बाद एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी मेक कट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीआरएनए। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, एक्सोन्यूक्लियस बेटा मतलब जो साइड में कट लगाता है। देखो कभी भी क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस कहाँ काम करता है, ये आपका डीएनए जो साइड में कट लगा रहा है वो हमारा एक्सो, जो एंड पे कट लगाता है यही होता है। एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर के साइड ना, तो जो एंड पे कट लगाता है वो हमारा एक्सोन्यूक्लियस हो जाता है। और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, जो हमारे बिटवीन, ये जैसे बीच में कट लगाएगा, ये है ना, कि बिटवीन जो यहाँ कट लगाता है। तो ये दोनों भी हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए नहीं होता है बेटा, ये साइड में हो जाएगा, ये गलत हो गया। लाइगेज क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं डू डीएनए मॉलिक्यूल को। हाँ जी बेटा याद करो, ओकाज़की फ्रैगमेंट जो बने थे, स्मॉल फ्रैगमेंट बने थे डीएनए के, तो वो ज्वाइन करते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम क्या, न्यूक्लियस एंजाइम बेटा सेपरेट नहीं करता दो स्ट्रैंड को। दो स्ट्रैंड कब सेपरेट होते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो ये नहीं करता है। एक्सोन्यूक्लियस विद इन दे दिया इसलिए गलत हो गया। वो जो विदिन लगाता है वो एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए, वो क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए। पॉलीमरेज ब्रेक थोड़ी करेगा बेटा डीएनए को इनटू द फ्रैगमेंट, नहीं। ये करेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर पर क्या आ जाएगा, D1। ये देखो, द टर्म न्यूक्लियन फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय, बेटा ये तो एनसीईआरटी का लाइन है, फेडरिक मिस्चर है ना, फेडरिक मिस्चर ने दिया। चारग्राफ ने तो बेटा रूल दिए थे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे। चारग्राफ ने रूल हमेशा किस पे लागू होते, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लागू होते बेटा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट जा रहा है क्योंकि फेडरिक मिस्चर है। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। तो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन, समझना बेटा, अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए की नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू दी ओएच ऑफ, अच्छा सुनो, इन्होंने क्या पूछा कि नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू दी, यहाँ पे शुगर दे दिया है। अब बाकी भूल जाओ, आपको पता है ये शुगर बना लो सबसे पहले, क्योंकि ऑप्शन में शुगर दे रखा है। अब हमें बताइए कि देखो ये शुगर है, अब राइबोज है, डीऑक्सी से आपको अभी नहीं मेंशन किया, तब राइबोज ही बना लो, बेटर रहेगा। सिर्फ ऑक्सी राइबोज और डीऑक्सी में क्या फर्क है बेटा, यहाँ पे अगर डीऑक्सी होता तो सिर्फ एच होता, यहाँ पे राइबोज है तो ओ एच है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मेन है, ये इसका फर्स्ट कार्बन है बेटा, फर्स्ट कार्बन है। ये शुगर कैसी होगी, पेंटोस शुगर है, राइबोज शुगर बनाई हमने, ठीक है, पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन की है। इसके फर्स्ट कार्बन पे यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है बेटा, यही तो बोला, नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ता है, लिंक टू दी OH ग्रुप ऑफ दी वन फर्स्ट कार्बन ऑफ दी पेंटोस शुगर। याद करो हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया है, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है बेटा हमारे डीपीपी के क्वेश्चंस में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिफरेंस हमें क्या याद रखना पड़ता है बेटा, बस ये है एक थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अगर ये नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन अगर जुड़ा होगा, अगर प्यूरिन अगर जुड़ता है तो वो नाइट्रोजन बेस के, देखो प्यूरिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें नाइट्रोजन 9 नंबर से जुड़ेगा, इसका नाइट्रोजन 9 नंबर रहेगा और इसका कार्बन 1 रहेगा। और यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज, यहाँ पे नाम लिख लो, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और अगर नाइट्रोजन बेस आपका पिरीमिडीन है तो वो पिरीमिडीन के नाइट्रोजन बेस के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 1 से जुड़ता है बेटा, बस इतना डिफरेंस याद है। कार्बन इसका तो कार्बन 1 ही रहेगा, तो एक डिफरेंस याद रखना है। और इसको हमने डीपीपी में क्वेश्चंस भी दे रखे बेटा, आपके फर्स्ट एंड सेकंड वाले डीपीपी में है, उसको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट, which of the basic, what is the basis of the genetic map of the human genome as well as the DNA fingerprint। देखो
जेनेटिक मैप आप करते हो बेटा, विच इज द बेसिक ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम हैज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है बेटा। अगर करेक्ट आंसर हम क्या लोगे आप इसका, पॉलीमॉर्फिज्म इन अ डीएनए सीक्वेंस। क्या दिया रहता है, जो बेसिस है जेनेटिक मैपिंग का ह्यूमन जीनोम में एज वेल डीएनए फिंगरप्रिंट में, हम आरएनए सीक्वेंस नहीं, एचएनआरएनए नहीं बेटा, ये नहीं, डीएनए सीक्वेंस की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंस, ये करेक्ट एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है बेटा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्लियर लाइन दे रखा है बेटा। देखोगे हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक में हमारा एनसीईआरटी 121 पेज नंबर पे क्लियर कट लाइन दे रखा है कि हैज अ पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंस, जो होता है वो बेसिस है जेनेटिक मैपिंग का ऑफ ह्यूमन जीनोम का हैज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंट का। और ये असेंशियल होता है दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस इन सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ये लाइन दे रखा है बेटा, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेक करिएगा बेटा, सेम लाइन टू लाइन दे रखी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, ई कोलाई के पास में अगर ई कोलाई हैज ओनली 4.6.10⁻⁶ बेस पेयर है, ये इस तरीके से लिखा जाता है बेटा इसको, तो ई को जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर आ गए, तो एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो देन द एवरेज रेट ऑफ द पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा। तो अगर आप देखोगे एवरेज जो डीएनए का देखोगे बेटा, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो, लेकिन अगर याद करो एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है बेटा, हमने देखा है कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड से जो देखो रेप्लिकेशन हो रहा है, तो काम कौन सा एंजाइम कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड यहाँ पे क्या जुड़ रहा है बेटा, 2000 बेस पेयर पर सेकंड जुड़ रहा है, तो कट आंसर सेकंड जाएगा। याद करो ये एनसीईआरटी में जब डीएनए मशीनरी हम पढ़ेंगे, मशीनरी एंजाइम, उसमें क्लियर ये सेंटेंस डीएनए सेम टू सेम है बेटा, लाइन बनी हुई है। और नहीं भी है तो हमें याद करना पड़ेगा जो हमारा एंजाइम है वो कौन से रेट से काम करता है, पॉलीमराइजेशन कौन से रेट से करता है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ D1 जाएगा। यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी उठाओ उसमें क्लियर देखो बेटा और एंजाइम को याद रखो। नेक्स्ट है प्यूरिन, हमारे एडेनाइन और गोनाइन होते हैं, ये इसे हम प्यूरिन कहते हैं। अगर इसे हम प्यूरिन कहते हैं, हमें बताने कि डीएनए आरएनए में दोनों में कौन से प्यूरिन पाए जाते हैं। तो बेटा डीएनए आरएनए में एडेनाइन और गोनाइन दोनों पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा सेकंड नहीं हो जाएगा, पाए तो दोनों जाते हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनाइन और गोनाइन दोनों हो गए ना। अब पिरीमिडीन कौन से होते हैं हमारे, तो पिरीमिडीन में डिफरेंस होता है, साइटोसिन थाइमाइन, और ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा साइटोसिन थाइमाइन, ये हमें डीएनए में देखने मिलता है, और साइटोसिन और यूरासिल हमें आरएनए में देखने मिलता है, ये बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें प्यूरिन बोला है, तो ये तो इजी हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका चलेगा सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी यहाँ तो ये गलत ही दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कब आया है, 19 में, सिंपल है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन से कंडीशन में विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए, कौन से कंडीशन में नहीं होगा। तो कंडीशन नंबर 4 डी जाएगा बेटा। अगर आप देखो, मैं अगर इस सीक्वेंस को यहाँ लिख लूँ, ये इसको क्वेश्चन में हमने किया है, ये डीपीपी 4 इसमें भी था शायद, आपका अभी यार डीपीपी 8 चल रहा है ना, प्रीवियस में भी था। जी जी यू अगर आप लिख लो, जी सी यू ए यू यू, ठीक है। अब मैं इसको नंबर दे दूँ 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा, 5 6, मुझे यहाँ तक ही काम है बेटा क्योंकि हमें ये दे रखा है। अगर मैं ये बोल रहा है कि अगर मैं इंसर्शन कर दूं 5 नंबर 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ कोई अगर बेस को ऐड कर दिया, और मुझे सोचो मैंने अगर यहाँ पे जी को ऐड कर दिया, अब यहाँ से कैसा बना था ए सी। अब मेरा फ्रेम देखो, फ्रेम ये है बेटा, इस तरीके से 3 कोड, ये फिर फ्रेम है ए सी, तो यहाँ से शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ए जी जी आ जाएगा। ये कहाँ पे ए जी सी आना चाहिए था, अब वो ए जी जी आ जाएगा क्योंकि मैंने 5 इंसर्ट कर दिया, फ्रेम शिफ्ट हो रहा है बेटा। ए जी आगे क्या चले आएगा, अब ए जी जी आ गया, अब ये आगे जाएगा सी जी जी, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए जी सी आना चाहिए था, जी जी यू आना था, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो आपका फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है। इसको मैंने डिटेल में प्रीवियस डीपीपी में भी करा है, ये क्वेश्चन को वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। डिलीशन अगर मैं कर दूं 5th नंबर से, अब मैं क्वेश्चन देखो इसको इरेज करती हूँ, चलो इरेज नहीं करती, दूसरे कलर से लिख लेते। 5th नंबर पे अगर यहाँ से 1 2 3 4 5, बेटा हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया था क्या, एक मिनट, हमने इसको पोजीशन से पहले ऐड कर दिया।
चलो अभी हमें 5th पे इंसर्शन करना था ना, फर्स्ट को, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम इंसर्ट कर रहे थे, ओके यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहे, इंसर्शन कर, तो अभी ए सी आया, यहाँ से ए जी सी आना चाहिए था, ए जी जी बन गया। अब ये जी सी सी बन जाएगा, तो आप देख पा रहे हो ये फ्रेम शिफ्ट आगे हो गया बेटा। अब सेकंड बोल रहा है अगर डिलीशन कर दो 5th नंबर से, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, डिलीट हो गया, तो ए सी, अब ये डिलीट हो गया तो ए सी जी बन जाएगा, ए सी जी बन जाएगा यहाँ से, और ये जी यू जी, अभी भी आपका फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है ए में भी और बी में भी। अगर आप इंसर्शन कर दो ए और बी के जगह, बेटा ये केस में भी आपका जो फ्रेम है वो शिफ्ट होगा। आप इंसर्शन करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार करके देखो इसको, ठीक है। और इसको मैंने प्रीवियस पेपर में भी डिटेल में कराया है। लेकिन अगर अब मैं, उसने बोला है 4th ऑप्शन को देखो, क्योंकि 7 8 9, तो 7 8 9 पोजीशन कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये 4 थी, ये 5 थी, 6 7 8 9। अगर अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीशन कर दिया इसका डिलीशन कर दिया बेटा ये वाले का, अभी भी क्या आएगा, ए सी आएगा, मैं डी ऑप्शन को यहां लिख रही हूँ, सी ए जी आ जाएगा, जी सी यू आया और ए यू आया। देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ, आपके जो कोडॉन है ये ऐसे के ऐसे रहे, कोडॉन में कोई दिक्कत नहीं आई बेटा, जो रीडिंग कोडॉन में दिक्कत नहीं आई, अगर यहाँ पे आपका एक 7th 8 9th वाला अगर डिलीट हो गया तो। बट हमने सही लिखा कि यहाँ पे 7th 8 9 वाले यहाँ पे दे लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जी जी यू ही जाएगा ना यहाँ से कैंसर, 7th 8 9 है ना। आपको समझना है बेटा, थोड़ा नंबर आप इसको प्रॉपर देखना। तो यहाँ पे मुझे बताना है वो कोडॉन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बस एक ऐसा कि ऐसा कोडॉन आपका डिलीट हुआ है 7th 8 9th वाला, कट आंसर आपका डी जाएगा, तब यहाँ पे फ्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू, ये किसको बोलते हैं बेटा, ये हमारे जो लास्ट टॉपिक बचे हैं वो उसमें पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग किसको बोलोगे, ठीक है। अब हमने देखा बेटा सीक्वेंसिंग में आपके दो अप्रोच होते हैं, जब सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम हम करते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम में आपके पास दो अप्रोच होते हैं, ठीक है। एक होता है कि ओनली एक्सप्रेस रीजन इस सीक्वेंस करोगे, समझ में आ रहा है। जब आप क्या करते हो, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम की बात कर दी, एनसीईआरटी में तो बेटा आपके दे रखा है एक्चुअली, देखो ये 90, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन नहीं आती, कुछ बाहर नहीं आता। सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम की बात करते हैं, हमारे पास में दो अप्रोच होते हैं। एक होता है कि हम ओनली जो एक्सप्रेस्ड रीजन है इसको सीक्वेंस करेंगे, और दूसरा होता है कि हम कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस करेंगे, उसको हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। यहाँ जो दे रखा है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, तो इसका मतलब ये किस पे लागू होगा, तो कट आंसर इसका क्या जाएगा बेटा, अब इसका कट आंसर क्या जाना चाहिए 12th का, देख लो जीन एक्सप्रेस आएगा ना। हम बात क्या कर रहे हैं, देखो दो अप्रोच को मेरा समझो, मेरा ये कहना है कि जब सीक्वेंसिंग की हम बात करते हैं बेटा, सीक्वेंस जीनोम के, तो दो अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच ऐसा होता है कि हम सिर्फ ओनली एक्सप्रेस रीजन जो है उसको सीक्वेंस करेंगे, दूसरा हमारा अप्रोच होता है कि हम कंप्लीट डीएनए को होल जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, EST रेफर्स टू जीन एक्सप्रेस हैज RNA, ठीक है। ये कहाँ दे रखा है, एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट वन। तो EST रीजन ऑफ डीएनए विच इज एक्सप्रेस्ड, रीजन ऑफ डीएनए जो एक्सप्रेस्ड होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा, इसमें आप ये वाले क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि हम इसमें कंप्लीट सीक्वेंस नहीं कर रहे हैं, ओनली एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन को हम यहाँ सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है। जो और कौन सा सीक्वेंस, जो फॉर्म करता है आरएनए को, जो फॉर्म करता है आरएनए को, इसलिए हमने जीन एक्सप्रेस्ड आरएनए लिखा है। ओनली एक्सप्रेशन रीजन जो फॉर्म कर रहा है आरएनए को, उसे सीक्वेंस किया जाएगा बाय मेकिंग इट cDNA। तो कट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये और ये। नहीं भी तो बेटा एक बार मेथोडोलॉजी जो दे रखी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, उसमें क्लियर कट लाइन दे रखी है। नेक्स्ट हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन टू। अब देखो बेटा, हमने यूनिवर्सल पढ़ते हैं, अगर आप यूनिवर्सल में देखोगे, अगर कोई कोडॉन है, अगर वो किसके लिए कोड कर रहा है,
सब फिनाइलएलानाइन के लिए कोड कर रहा है, अगर ह्यूमन में, तो क्या वो बैक्टीरिया में उसका कोड चेंज हो जाएगा? सिंपल सी बात है बेटा, इसको को ज्यादा आपको नहीं जाना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर आप देखोगे आपके यू 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 अगर फिनाइलएलानाइन के लिए दे रखा है, अगर यू यू सी भी फिनाइलएलानाइन के लिए दे रखा है, तो मुझे बताइए ये कोड क्या ह्यूमन में अलग होगा? कि ये अगर कोडॉन आ रहा है फिनाइलएलानाइन कोड कर रहा है ह्यूमन में, तो क्या ये बैक्टीरिया में ये दूसरा अमीनो एसिड कोड कर देगा क्या? नहीं, ये सेम कोड होते जो हमारे कोडॉन दे रखे हैं। कि सपोज यहाँ पे एक और लिख लेती हूँ मैं, कि अगर हमारे पास में हमने देखा कि AUG है, कोड कर रहा है मिथेनॉइन को, ठीक है। अगर आप देखोगे UG, एक और ले लो बेटा, अगर हम अलानिन का ल्यूसिन का एग्जांपल ले लो, अगर ये ल्यूसिन कोड कर रहा है, तो क्या ये कोड अलग होते हैं? बैक्टीरिया से ह्यूमन में सेम रहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं यूनिवर्सल। कट आंसर क्या जाएगा? इसका जो कट आंसर आता है वो नियरली यूनिवर्सल होता है बेटा। 13 का कट आंसर आपका ये जाएगा, यूनिवर्सल होता है, ये हमने देखा भी है और ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली सॉल्व भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां देखो, मैच दी फॉलोइंग जीन्स ऑफ लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन को याद करो बेटा, हमने पूरा लैकोपेरॉन देखते हैं, ये हमारा लैकोपेरॉन हो गया। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये रेगुलेटर जीन, फिर यहाँ पे प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये हमारे 3 जीन है जो मेन हमारे एंजाइम बनाते हैं, इसे स्ट्रक्चर जीन बोलते हैं। तो ये इसका काम क्या? ये रेगुलेटर जीन है, इसे हम रेगुलेटर जीन बोलते हैं, जो रिप्रेसर mRNA बनाएगा, रिप्रेसर mRNA बनाएगा और यहाँ से रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जब अगर इंड्यूसर नहीं है तो ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो आई जीन रेगुलेटर जीन है बेटा, जो हमारा रिप्रेसर बनाता है, ये तो याद हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट का थर्ड, बाकी ऑप्शन कट, सभी जगह दे रखा, एक ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब जेड जीन जो है, देखो ये तीनों जीन का काम है mRNA बनाएंगे और यहाँ से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा बेटा, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ से आपका परमीएज बनेगा Y से, और A से ट्रांस एसिटिलेज बनेगा, ट्रांस एसिटिलेज बनेगा। तो Z जीन जो है, इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया। B का 1 कहाँ दे रखा है? B का 1 2 जगह ही दे रखा है। A जीन का काम करता है, मैंने बताया। C का 4 कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन कट गया, कट आंसर थर्ड चले गया बेटा, D का थर्ड, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 का मतलब आपके पास में थर्ड ऑप्शन चले गया। द एक्सपेरिमेंटल प्रूव जो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन डीएनए वाज फर्स्ट बोला है, क्वेश्चन में फर्स्ट बोला है, तो मैं इको बैक्टीरिया लूंगी जिसका नाम इकोलाई था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें सही मैच बताने। एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बेटा एलेक्स जेफरी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं, ये तो हमारे ग्रीथ एक्सपेरिमेंट ने यूज किया था ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एल्फ्रेड हैशले एंड चेज एक्सपेरिमेंट TMV, नहीं बेटा, इन्होंने तो बैक्टीरिया इकोलाई पे काम, इन्होंने बैक्टीरियोफाज और इकोलाई को लिया था, याद करो, इन्फेक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है इनका। हैशले एंड चेस का बैक्टीरियोफाज और इकोलाई को जो लेके एक्सपेरिमेंट किया था, बैक्टीरिया एंड इकोलाई को लेके, बैक्टीरिया ही इकोलाई बेटा हमारा इमेज ये कहना है, जिसपे इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफ्यूगेशन, ये वो एक्सपेरिमेंट है हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सही नहीं आया। पाइसम सटाइवा मेल्सन स्टेलिन, बेटा सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, इकोलाई पे काम किया है। मेल्सन एंड स्टेल ने सेमी कंजर्वेटिव, याद करो, ये याद करने का समय आ गया बेटा। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसमें दिया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इकोलाई यूज किया था, पाइसम सटाइवम नहीं। जैकब एंड मोनार्ड ने लैकोपेरॉन दिया, ये ठीक हो जाएगा, मतलब हमें साइंटिस्ट के नाम सही पता थे, देखो बेटा सही पता करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीक्वेंस दे रखी है, कोडिंग, क्वेश्चन को समझना बेटा, हम क्या करते हैं यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, हम टेम्पलेट को ढूंढने चले जाते हैं, टेम्पलेट नहीं ढूंढना है हमें। ये अगर मेरे पास में सीक्वेंस दे रखी है, ये डीएनए है, क्वेश्चन को समझना, आपके पास में कोडिंग स्टैंड का डीएनए दे दिया है और आपको बताने की ट्रांसक्रिप्ट mRNA क्या होगा। तो ये 5 to 3 हमारा कोडिंग स्टैंड होता है, ये 3 to 5 हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है। ये टेम्पलेट हो गया, मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ बेटा, ठीक है ये, हाँ। अब ये जो होता है ये हमारा कोडिंग होता है 5 to। अब कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस आपको दे रखा, तो कोडिंग स्टैंड तो mRNA में कुछ काम नहीं आ रहा बेटा, ये जो है मतलब इसको तो यूज नहीं कर, टेम्पलेट को हम यूज करते। इसका मतलब यहाँ से जो mRNA बन रहा है वो किसको कॉम्प्लीमेंट्री होगा? वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये दोनों कैसे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। इतना है कि यहाँ पे T पाया जाएगा, mRNA में U पाया जाएगा। अब मुझे बताओ ये टेम्पलेट स्टैंड कैसे एक मीडिएटर इंटरमीडिएट नहीं होता, दोनों की तरफ काम कर रहा है, उससे mRNA बन रहा है, तो वो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन वो है डीएनए का हिस्सा बेटा, तो ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड दोनों तो कॉम्प्लीमेंट ही है ना एक में के। इसका मतलब कोडिंग स्टैंड और ये mRNA आपका सिमिलर है, बस दिक्कत कहाँ होगी कि डीएनए को कोडिंग स्टैंड तो वहाँ थाइमिन होगा, यहाँ पे थाइमिन की जगह यूरासिल होगा। तो अगर यहाँ पे AGG तो सिमिलर आएगा,
टी की जगह यूरासिल आ गया, फिर ए यू आ जाएगा, फिर सी जी सी ए यू, ये आ जाएगा सीक्वेंस। ये सीक्वेंस तो फर्स्ट दे रखा है, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट चले गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ ए सी सी आ गया था बेटा, आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं ढूंढना है, सिमिलर ही ढूंढना है। बस डीएनए में थाइमाइन होता है, एमआरएनए में यूरासिल होता है, इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि टेम्पलेट एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटर एक्सेप्ट, ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चर होता है, एनहांसर नहीं होता है बेटा। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पर डायग्राम बनाया, ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर प्रमोटर स्ट्रक्चर जीन सब होते हैं। स्ट्रक्चर जीन में याद करो जेड वाई ए है, करेक्ट आंसर आपका चले जाएगा 18 का 13 1, ठीक है। एनहांसर नहीं होता ना बेटा, करेक्ट आंसर थर्ड जाएगा इसका, क्योंकि ऑपरेटर डीएनए पे पाया जाता है, एनहांसर प्रोटीन हो जाता है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर जीन है वो क्या हो रहा है बेटा हमारा प्रमोट, अभी मैंने प्रीवियसली पूरा इसको डायग्राम तो बनाया है इसका, देखना आप, ठीक है। सिलेक्ट मैच करना है हमें, राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, हाँ बेटा याद करो, यस राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड क्यों है, क्योंकि आरएनए एक्ट हैज अ कैटलिस्ट, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आरएनए हैज अ कैटलिस्ट, याद आया, कल ही हमने डिस्कस भी किया, आरएनए हैज अ कैटलिस्ट। तो राइबो जो देखो सब जो एंजाइम होते हैं डेफिनेटली प्रोटीन नेचर के होते हैं, लेकिन हमारा राइबोजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला क्योंकि आरएनए एंजाइम है वो, आरएनए का आरएनए एक्ट हैज अ एंजाइम, राइबोजाइम बोलते हो। F2 अगर आप कराते हो F2 इंटू रिसेसिव पैरेंट डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है कि बेटा ये तो गलत हो गया। जब आप F2 को किसी रिसेसिव पैरेंट के साथ में क्रॉस कराते हो उसे टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। मॉर्गन ने ट्रांसडक्शन नहीं लिंकेज दिया है, कितने बार हमने मॉर्गन जी के बारे में पढ़ा है। मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने दिया है। देखो सिंपल सिंपल पूछा जहां से हम स्टार्ट करते भाई। नेक्स्ट एसोसिएशन, हमें एसोसिएशन बताना है ऑफ दी, अच्छा हिस्टोन H1 विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, एक्चुअली देखो मुझे क्या आपको क्या बताना है, एसोसिएशन जो होता है हिस्टोन H1 का विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, ट्रांसक्रिप्शन इज ऑकरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इज कंटेन्ड इनटू द क्रोमैटिन फाइबर, डीएनए इज डबल हेलिक्स एक्सपोज्ड। बेटा करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका, डीएनए इज कंटेन्ड इनटू द क्रोमैटिन फाइबर, यही तो जाएगा। डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड ये कैसे होगा, एक्चुअली देखो H1 क्या होता है, ये आपका ऑक्टामर है, इसमें डीएनए क्या किया रैप किया। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये डीएनए नेगेटिव चार्ज डीएनए है, ये रैप किया, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर होता है। अब ये जो रैप किया यहाँ पे आपका एक H1 काम करता है, यहाँ पे क्या करता है ये H1 हिस्टोन काम करता है जो सीलिंग का काम कर रहा है। तो किसका काम कर रहा है बेटा, सीलिंग का काम कर रहा है। ये सीलिंग का काम कर रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन इन ऑकरिंग ये कहाँ से दिख रहा है, तो पैकेजिंग के दौरान हो रहा है ना, ये किसके दौरान हो रहा है बेटा, पैकेजिंग के दौरान हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑकरिंग ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, डबल हेलिक्स एक्सपोज ये भी नहीं, डीएनए इज कंडेंस इनटू द क्रोमैटिन फाइबर, हाँ ये आप बोल सकते हो। डीएनए की पैकेजिंग हो रही है ना बेटा, डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। H1 हिस्टोन विद द न्यूक्लियोसोम, करेक्ट आंसर यही तो जाएगा। बाकी कोरिलेशन तो होना चाहिए ना बेटा कुछ, क्योंकि अब देखो ये न्यूक्लियोसोम एनसाइट में देखो लाइन दे रखी है बेटा, ये न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम जुड़ेंगे बट डीएनए है, अभी क्या होगा क्रोमैटिन फाइबर बनाएंगे इस तरीके से। द फाइनल प्रोडक्ट, द फाइनल प्रूफ जो था डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ग्रिफ्थ से तो पता ही नहीं चला था बेटा, ग्रिफ्थ के दौरान हमें ये पता ही नहीं था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या ये हमें नहीं पता था। हार्शली एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पर क्या जाएगा यहाँ पे, हार्शली एंड चेज एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था ना बेटा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी बन जाएगा, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इनने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, याद करो इन्फेक्शन ब्लेंडिंग सेंट्रिफिकेशन, एंटीसाइड पूरा डिटेल डायग्राम दे रखा है इसका, हमने इसको कई बार डिस्कस किया बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा जाएगा B1। और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बेटा वाले टॉपिक में हो जाएगा, करेक्ट आंसर सेकंड जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़की फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट, अब ओकाज़की फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट बोला है, तो लीडिंग स्टैंड पे तो आपको ओकाज़की फ्रैगमेंट देखने नहीं मिलता, लीडिंग स्टैंड काट दो, दो ऑप्शन आपके कट गए, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आपको ओकाज़की फ्रैगमेंट लैगिंग स्टैंड पे देखने मिलता है, पहले तो ये हो गया लैगिंग स्टैंड पे देखने मिलता है, और उसके बाद में ये डिसकंटिन्यूस स्टैंड होता है, तो लीडिंग स्टैंड वाले ऑप्शन कर दिए। अब बचा हमारे पास सेकंड और थर्ड, द लैगिंग स्टैंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉग होता है क्या, अगर ये रेप्लिकेशन है, ये आपका डीएनए यहाँ से इस तरीके से खुला, ठीक है, ये ओरिजिन और ये हमारा रेप्लिकेशन फॉग है। तो अब ये अगर मैं स्टैंड ले लूँ, ये 5 डायरेक्शन का ले लेती हूँ, ये 3 का ले लेती हूँ, तो 3 कंडीशन में क्या जाएगा, इसमें
इस तरीके से चलेगा ये क्योंकि 5 to 3 बनाएगा, बट यहाँ क्या होगा, इस कंडीशन में ऐसा डिसकंटिन्यू बनेगा, है ना, इस तरीके से बनता है। तो लैगिंग स्टैंड टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क तो नहीं जा रहा बेटा, ये रेप्लिकेशन अवे जा रहा है, टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, अवे फ्रॉम द, ये ठीक हो जाएगा। ये देखो ना बेटा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क तो अवे जा रहा है। नेक्स्ट, स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट में नहीं देखने मिलेगा बेटा, बैक्टीरिया में, है ना, बैक्टीरिया में देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखो, और एक और याद रखना, कपल्ड होते ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं, इसमें कपल्ड होते, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसोसोम की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं होता है। स्प्लाइसोसोम आपको यूकैरियोट में देखने मिलेगा, या प्रोकैरियोट में देखने नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, बैक्टीरिया। डीएनए फ्रेगमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बेटा डीएनए फ्रेगमेंट तो नेगेटिवली चार्ज हो गए, याद करो डीएनए का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, नेगेटिव। इसको डिस्कस किया है हमने फर्स्ट डीपीपी में भी देखा है बेटा। और किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में, क्वेश्चन को समझना, अगर आपके पास पे 999 बेस दे रखे, ठीक है, आप ले लिए 999 बेस, और जो कोड कर रहे हैं, मैं अगर इसको एक कोडॉन में बेटा कितने बेस होते हैं, 3 बेस होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूं मैं, इसका मतलब तो 333 अमीनो एसिड कोड किया, ठीक है। अगर आपको पोजीशन पे एक पोजीशन आ गई जिसका नाम है, अब क्वेश्चन को समझना, तो अगर आपके 1 देखो 9, इसका मतलब एट द बेस ऑफ द 901 पे डिलीट हो गया, तो मुझे बताओ, ठीक है, 901 पे हुआ ना, 900 तो नॉर्मल है आपके, ये लिख लो पहले। 900 तक कोई दिक्कत आई क्या बेटा, 900 तक अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो मुझे बताइए, जो 900 कोड कर रहे थे वो तो नॉर्मल आए आपके, 900 जो 900 थे वहां तक तो आपके नॉर्मल आए। अब हमें दिक्कत कहाँ आई, जो हमारे, सोचो 91 से 99 के बीच में हमें दिक्कत आई, यही तो आई ना हमारी दिक्कत। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ कि दिक्कत कहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ दिक्कत आ रही, अगर 900 नॉर्मल है तो 900 बाय डिवाइड 3 कर लो, तो मेरे 300 अमीनो एसिड तो नॉर्मल है ना बेटा, 300 अमीनो एसिड कैसे नॉर्मल है, तो इसका मतलब दिक्कत कितने अमीनो एसिड में आएंगे, टोटल आप देखो 333 कोड हो रहा था, अगर ये कोड है तो 900 तो नॉर्मल थे, मतलब आपके ये अमीनो एसिड जो है ये तो आपके नॉर्मल है, 300 अमीनो एसिड कैसे नॉर्मल है, क्योंकि 900 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद है, तो मतलब आप देखो 333 में से 300 नॉर्मल है, तो आखिरी की जो 33 है इसमें आपको दिक्कत आ रही है ना बेटा, यहां से कोड चेंज होता है, ये आगे का फ्रेम डिस्टर्ब होगा। करेक्ट आंसर 33 जाएगा। इसको मैंने डीपीपी में भी अगर डिटेल में कराया है ना मैंने इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा आरएनए, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल सेल, आरएनए बोला है बेटा, आरएनए बोला है, आरएनए होता है अबंडेंट, उसके बाद में टीआरएनए, फिर एमआरएनए, सीक्वेंस ऐसी चलती है, सबसे ज्यादा आरआरएनए, उसके बाद में टीआरएनए, टीआरआरएनए, फिर एमआरएनए, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, विच, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, डीएनए स्टोर करता जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, हाँ जी ठीक है। There is no enough evidence that essential like metabolism translation splicing around the RNA. डीएनए में एक्ट से, नहीं ये नहीं हो सकता बेटा, डीएनए एक्ट से कैटलिस्ट नहीं करता, आरएनए करता है, प्रोटीन करता है, डीएनए नहीं करता है, ये तो हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें प्रॉपर्टीज में भी याद रखनी होती, बाकी सब ठीक है। आरएनए कैन स्प्लाइस इटसेल्फ एंड इट्स कॉल्ड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, हाँ जी ये ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा थर्ड वन जाएगा, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अ coupled claim in court that child belong to them, their claim can be true if the DNA fingerprint pattern of child show 50% band, क्या होगा बेटा इसका क्वेश्चन, 50% band similar to father, 50% similar to another DNA fingerprint, नहीं बेटा ये नहीं होगा। 100% similar to both the parent DNA fingerprinting, both the contribute equally zygote to form, नहीं। 100% similar to father DNA fingerprint due to the large number of the mitochondria in the sperm, ये एक ले सकते कम। 100% नहीं बेटा ये नहीं भी जाए, 100% दे दिया ना यहाँ पे, ये 100% कैसे हो सकता है। अगर ये बोलना चाहता है कि अ कपल क्लेम कर रहा है कि कोर्ट में कि उनके जो चाइल्ड बिलोंग्स टू देम, तो उनका जो क्लेम है कि ट्रू कैसे हो सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंट पैटर्न चाइल्ड शो, 100% वाले तो ऑप्शन ही नहीं आएंगे ना बेटा।
50% बैंड सिमिलर टू फादर आ सकता है, 50% बैंड सिमिलर टू डीएनए आ सकता है, बिकॉज एक क्रोमोसोम फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आता है, एक क्रोमोसोम फादर से आता है, दूसरा क्रोमोसोम मदर से आता है। 100% वाले तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते ना बेटा। इसमें 100% वाले ऑप्शन कैसे लोगे आप? करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक डीएनए फिंगरप्रिंट का हमारे एनसीईआरटी में पूरा प्रोसीजर दे रखा है। अगर आप डीएनए को आइसोलेट करोगे तो अगर बेटा बताओ एक चाइल्ड है, उसमें क्या जो क्रोमोसोम आए हैं क्या वो एक ही पेरेंट से आए हैं क्या? 50% फीमेल का है, 50% मदर से आया है क्रोमोसोम, 50% जो दूसरा क्रोमोसोम है फादर से आया है, तभी तो जेनेटिक मैटर इस तरीके से है ना। तो क्या जब आइसोलेट करोगे तो 100% कैसे आ सकता है एक पेरेंट का, है ना। तो जब डीएनए आइसोलेट करोगे तो एक ही पेरेंट से कैसे सिमिलर हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ए बन जाएगा। एक प्रोसीजर दे रखे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेटा एनसीईआरटी में, वो देखना। ठीक है, और डेफिनेटली दोनों पेरेंट के होता है ना बेटा, चाइल्ड थोड़ी कि एक ही पेरेंट से दोनों क्रोमोसोम आ जाते हैं, एक मदर से आता है एक फादर से आता है। नेक्स्ट, जब जाइगोट बनता है, द टेक्निक द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सुपेरियर टू कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज इट कैन, जो टेक्निक है ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज सुपेरियर टू कन्वेंशनल फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज इट कैन। क्या रीजन होगा बेटा? ये क्या डिफ्रेंशिएट कर पाता है? ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सुपेरियर है टू कन्वेंशनल जो आप फिंगरप्रिंटिंग करते हैं उससे। ये क्या कर पाता है बेटा? जनरेट मोर रैपिडली इन, नहीं ये नहीं होगा, जनरेट यूनिक फिंगरप्रिंटिंग फॉर ईच अदर। ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल, है ना। ये जो इंडिविजुअल के बीच की जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस होती है बेटा, वो ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है। ठीक है, ये बेटा हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक टॉप लाइन दे रखी है, क्लियर कर देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला है टेक्निक, अब डीएनए फिंगर डिफ्रेंशिएट करे पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या कर रहे हो? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो। अब जीनोम के डीएनए के पास में जो हमारा जीनोम का डीएनए होता है, इसके पास में दो सीक्वेंस होती है, एक होती है कोडिंग डीएनए होता है, दूसरा होता है नॉन कोडिंग डीएनए होता है। अगर हम प्रिंसिपल देखें, है ना, एक होता है कोडिंग रीजन, एक होता है नॉन कोडिंग डीएनए, जो पार्ट होता है हेट्रोक्रोमैटिन का। अगर आप देखोगे जीनोमिक डीएनए को आप जब यहाँ पे उसको सेंट्रिफ्यूगेशन कर रहे हो, CH-Cl डेंसिटी पे उसको ट्रीट कर रहे हो, फाइनली आपको रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए देखने मिलता है बेटा, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाई करता है डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस, उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। तो जब आप बल्क में से देखोगे तो सैटेलाइट डीएनए आपने देखा बेटा, एक टॉपिक और दिया है उसी में, सैटेलाइट डीएनए। ये क्या होता है? इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बल्क जीनोम डीएनए से। ठीक है, ये नॉन कोडिंग होता है। सैटेलाइट डीएनए के देखो मैंने बताया जीनोम डीएनए जो है आपका, उसमें कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग डीएनए होता है। नॉन कोडिंग डीएनए कौन सा होगा? पार्ट ऑफ द हेट्रोक्रोमैटिन होता है। जब आप इसको क्या कर रहे हो, पूरा जीनोम डीएनए को बेटा CH-Cl डेंसिटी सेंट्रिफ्यूगेशन कर रहे हो। अब सैटेलाइट डीएनए आपको यहाँ से मिलेगा, है ना। इस आपको यहाँ से क्या मिलेगा? देखो पहले बल्क जीनोम डीएनए भी मिलेगा और सैटेलाइट डीएनए भी मिलेगा। आप इसको सेपरेट कर लोगे, जो सैटेलाइट डीएनए को जो बल्क आपका जीनोम डीएनए बेटा, इसको सेपरेट कर लोगी। और ये कैसा होता है? नॉन कोडिंग पार्ट है बेटा ये। ठीक है, और ये ज्यादा डेंसिटी होगी इसकी जीनोम डीएनए से। रिपीटेटिव डीएनए मुझे ये बताना है, रिपीटेटिव डीएनए तो ये शो करते हैं हाई, ये क्या शो करते हैं बेटा? हाई डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। रिपीटेटिव डीएनए क्या है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि जो डीएनए हैविंग अ पर्टिकुलर रिपीट, एक पर्टिकुलर उसके पास में रिपीट है, ऐसा डीएनए इसके पास में एक पर्टिकुलर रिपीट है जो रिपीट हो रहा है मेनी टाइम्स। ठीक है, और यही इसका कट आंसर जाएगा, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल। ये एक पैराग्राफ में बेटा हमारे एनसीईआरटी में मेंशन दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर डीएनए देखोगे आप कोई भी टिश्यू से ले लो, डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, जैसे आप ब्लड से ले लो, हेयर फॉलिकल से ले लो, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, कोई भी इंडिविजुअल का, इनके ये शो करता है बेटा सेम डिग्री ऑफ दी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एक लाइन दे रखी है, तो इंडिविजुअल में क्या होगा? कहीं कोई भी टिश्यू से ले लो, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो दो इंडिविजुअल का क्या कर सकता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये जो पॉलीमॉर्फिक डीएनए सीक्वेंस इसको डिफरेंशिएट कर सकता है। नेक्स्ट, ये शायद बेटा आपका हो जाएगा, है ना, इसको डिटेल में और हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट प्रोटीन? राइबोजाइम बेटा आरएनए है, आरएनए जब एक्ट एज अ कैटलिस्ट करता है, ये उसका एग्जाम्पल है। तो 30 का कट आंसर तो ये वाला ही होगा हमारा, इसको हमने डिस्कस किया। बाकी ठीक है, बाकी एंजाइम हमारे प्रोटीन नेचर के, लेकिन जब आरएनए एक्ट एज अ कैटलाइज करता है, राइबोजाइम हमारा आरएनए एंजाइम है, इसको हमने पढ़ा है।
कट आंसर हो जाएगा उसका फर्स्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 6 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। बेटा वो कितने कोडॉन होते हैं? 3 कोडॉन होते हैं, 6 नहीं होते हैं। जो हमारे स्टॉप कोडॉन है बस वो नहीं करते। 64 में से 3 कोडॉन हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं, 6 नहीं हो जाएगा। कोडॉन इज रीड ऑन इन mRNA कॉन्टिन्यूस फैशन, ये ठीक है। 3 कोडॉन फंक्शन एज ए स्टॉप कोडॉन, हाँ ये ठीक है। द इनिशिएटर AUG, यहाँ पे AUG है बेटा, इस तरीके से, हाँ इसको इस तरीके से लिखना है। मिथेनॉइन को भी कोड करता है ABCD, ठीक है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाकी सबको रॉन्ग दे तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे देखा। देखो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, BCD आपका करेक्ट, ये 3 ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन में आपको ऐसा दे नहीं रखा है कि वो करेक्ट है, तो ए रॉन्ग है, आप ये बोल सकते हो, है ना, ए वाला हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका फर्स्ट चले गया। अगर आपके पास में रेशो दे रखा है A+G एंड GT+C का इन वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA इज 0.7, ठीक है, ये कितना दे रखा है आपके पास में? 0.7 दे रखा है रेशो। व्हाट इज द सेम रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? A+G दे रखा है ना बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए हमारा? अगर एक स्ट्रैंड में आपको रेशो दे रखा है A+G का, ठीक है, A+G बट T+C का इन वन स्ट्रैंड 0.7, व्हाट इज द सेम रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 0.7 ही तो आएगा क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है। तो चलो निकाल लेते, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये आपको 0.7, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अगर वंस, ये देख रहे हो ना, ये इसका यहाँ तो बना दिया बेटा हमने, ठीक है, ये इसका एक में के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ये और ये। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस T+C A+G, अगर अब इसको 1/0.17 हो गया, ठीक है, तो अगर मैं इसको 10/7 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 1/426, ठीक है। ओके बेटा, ये तो डिलीट ही हो गया है हमारा, क्या हो जाता है पता नहीं बेटा, दिक्कत। चलो फिर से कर लेते हैं। आपने देखा ये A to T है बेटा, ये तक क्लियर हो गया हमारा। 2 स्ट्रैंड थे हमारे पास में, ये तो हमारा बेसिक हमें पता ही, इस तरीके से बॉन्ड करता है। बट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, नॉर्मली हमारे चारग्राफ रूल के अकॉर्डिंग हम ये वाला देख लेते, नॉर्मली इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे ये तो हम जब बात करते हैं जब 2 स्ट्रैंड दिए होते, लेकिन यहाँ जो हुआ है A+G, मतलब ये स्टैंड की बात, एक ही स्टैंड की बात कर रहा है कि चलो A+G 0.7 दिया ये रेशो, और T+C का रेशो दे दिया है 0.2। अब मुझे बताइए, अगर आपने देखा ये स्टैंड पे ये कंडीशन है, ये अगर स्टैंड पे ये कंडीशन है, तो इसके अपोजिट में क्या आ रहा है? इसके अपोजिट पे ये T आया बेटा, तो हमने यहाँ A की जगह T लिख सकते हैं। G के अपोजिट क्या आ रहा है? C आ रहा है, C लिख लिया। अब ये T के अपोजिट क्या आता है यहाँ पे? अगर T के अपोजिट क्या आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखो आप, T के अपोजिट क्या आ जाएगा आपका? A आता है, तो आपने यहाँ A लिख लिया। C के अपोजिट क्या आएगा? G आएगा। तो जब ये वाला रेशो 0.7 दे रखा था, तो ये वाला रेशो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो गया, 1.07 हमने लिख लिया। अब अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा ले तो आपका करेक्ट आंसर अभी तो हमने निकाला था ना बेटा, क्या आया था हमारा? 1.42 समथिंग आया था, है ना। इसको थोड़ा मैथ करके निकाल लो तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग 2 आता है बेटा, है ना, 1.4 ऐसा ये कुछ आएगा आपका करेक्ट आंसर। इसको निकाल दिएगा, अभी हमने निकाला था बट वो मिट गया। करेक्ट आंसर आपका D1 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पॉइंट बेटा ये आएगा, मतलब अभी हमने 1.426 समथिंग ऐसा आएगा, तो लिख लेना। करेक्ट आंसर होगा आपका D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास में DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, DNA से RNA बन रहा है ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA विच इज कॉल्ड दी। बेटा क्वेश्चन को समझो, अगर आपके पास में टेम्परेट स्ट्रैंड हो जाएगा ना, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटेलाइज्ड कर रहा है, ये क्या करता है? mRNA से, सॉरी DNA से RNA बना रहा है, याद करो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। DNA से mRNA बन रहा है या RNA बन रहा है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में कैटेलाइज कर रहा है, तो टेम्परेट स्ट्रैंड को यूज कर रहा है ना, इसका मतलब आरएनए बनाने के लिए कैटेलाइज कर रहा है, तो करेक्ट आंसर थर्ड बन जाएगा। अगर ए मॉलिक्यूल है, समझना बेटा, अगर आपके पास में मॉलिक्यूल दे रखा है दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फिल टू द ट्रेड, क्या होना चाहिए? शुड बी अनस्टेबल। कैसे हो सकता है बेटा वो अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल नहीं, गलत यहीं पे हो गया। प्रोवाइड इसको स्लो, हाँ ये ठीक है बेटा, हमें म्यूटेशन की जरूरत होती है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखा है। इससे खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए एज ए मेंडेलियन कैरेक्टर, रेप्लिका होना चाहिए, डुप्लीकेशन करना चाहिए ना बेटा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो कैसे होगा? करेक्ट आंसर A1 जाएगा, गलत दे दिया। इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा?
द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा बेटा ये वाला क्वेश्चन में? यस, क्वेश्चन नंबर 35 इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन सिस्टोन हो जाएगा बेटा। याद करो, मतलब मेरा आपको ये कहना है, आपने स्ट्रक्चर जीन ओपेरॉन में देखा है, म्यूटोन तो बेटा म्यूटेशन की यूनिट हो जाएगा, रेकॉन हमारा रिकॉम्बिनेशन का यूनिट होता है। ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन आपने देखे थे वाई ए और वाई जेड वाई ए, ये क्या कर रहे थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे थे, वाई ट्रांस एसिड परमीज बना रहा था, और ए जो था हमारा जीन वो क्या कोड कर रहा था, ट्रांस एसिटिलेज, और ये सब क्या थे, एंजाइम थे बेटा। पॉली और एंजाइम कैसे होते, प्रोटीन नेचर के होते। तो इसका मतलब सिस्टोन कौन सा पार्ट है, डीएनए का कौन सा सेगमेंट है जिसके पास पॉलीपेप्टाइड की प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है कोड करने की। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। ये कैसे कोरिलेट करना था। टेलर एंड कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, टेलर और ये साइंटिस्ट ने, टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ दिस क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। ये यूज किया था बेटा, एनसीईआरटी का पैराग्राफ दे रखा है, इनने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, ये भी आप याद रख सकते हो इनके एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, हम क्या करें, है ना, डायरेक्ट उसको याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ट्राइबोसाइट, बैक्टीरिया में बोला है बेटा, बैक्टीरिया में बोला है, इससे 20S rRNA होगा, 28 अगर वो यूकैरियोट में होता, 20 देखो ये यूकैरियोट का पार्ट है, ये प्रोकैरियोट का पार्ट है। लेकिन करेक्ट याद करो बेटा, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये प्रीवियस डीपीपी में भी हमने देखा ये क्वेश्चन, 28 RNA होगा, 28 जो होगा वो यूकैरियोट में होगा। यहाँ बैक्टीरिया की बात करें, मतलब प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। इतना क्लियर है? अगर ये पूछा होता कि एक्ट एज अ राइबोजाइम, तो वहाँ पे यूकैरियोट में आपका 28S RNA होता, क्या होता यूकैरियोट में 28S होता RNA, बट यहाँ पे प्रोकैरियोट में 23 होगा बेटा। करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्ट कोडॉन, बेटा AUG है, बाकी स्टॉप कोडॉन दे रखे हैं, याद करो, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कोड भी करता है मिथेनॉइन के लिए कोड करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ द DNA फिंगरप्रिंट अवेलेबल एट द प्रेजेंट। पॉलीमरेज रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं बेटा, DNA जिंगर ये कहीं नहीं दे रखा है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं ना DNA के फ्रैगमेंट, बेटा DNA को हम जब फ्रैगमेंट एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट देते हैं ना, एक लिखा है DNA के पूरे एक आपके चार्ट में पूरी स्टेप दे रखी है बेटा, ठीक है, एनसेट में पूरा मेथड दे रखी है, उसमें एंडोन्यूक्लियस हम एंजाइम यूज करते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, क्योंकि हमें फ्रैगमेंट करने हैं ना, डीएनए को ट्रीटमेंट देते हैं, हम फ्रैगमेंट बनेंगे, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, ये ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिंक फिंगर एनालिसिस हम इसमें नहीं करते हैं, करेक्ट आंसर आपका यही जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार बस वो पूरी मेथड दे रखी है बेटा एनसीईआरटी में, उसको पढ़िएगा। Which of the following is required as an inducer of the expression of the lag operon? Lag operon बोला है बेटा, तो which of the following required, लैक्टोज की जरूरत होती है, एक्सप्रेशन की बात करें लैक्टोज की जरूरत होगी ना बेटा, लैग ओपेरॉन की बात करें, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं होता है तो रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो जाता है, और अगर मीडियम में लैक्टोज है तो रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है और RNA पॉलीमरेज अपना काम कर पाएगा, और Z/A जो तीनों हमारे स्ट्रक्चर जीन है वो हम अपने पर्टिकुलर एंजाइम को बना पाते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी जाएगा बेटा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लैग ओपेरॉन अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि अगर आपके पास में सी अर्चिन, चलो अगर ये डीएनए दे रखा है, इसको समझना बेटा, अगर इसके बाद में साइटोसिन अगर 17% दे रखा है तो हमें कंसेप्ट तुरंत लगा लो, इसके साथ में बाइंड कर दो, जी भी उतना ही होगा, साथ साथ चलते बेटा ये, तो दोनों मिला के 34% हो गए, मैथमेटिक्स लगा लो, मतलब G + C इतना हो गया। अगर G + C इतना 34/100 में से ये इतना है तो हमारा A + T कितना हो जाएगा, A + T 66% हो गया, ठीक है। अगर ये A + T 66 है तो A कितना हो गया, 33% हो गया, और थायमिडीन कितना हो गया, 33% हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ द अदर 3 जीन, ये करेक्ट आंसर जाएगा बेटा, दिख रहा है क्लियरली, बाकी तो पॉइंट पॉइंट में दे रखे कुछ। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन ई कोलाई का दैट इन्वॉल्व द लैक आई जीन, बेटा ये क्या करता है, नेगेटिव एंड रिप्रेसर बिकॉज ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या जाना चाहिए, क्वेश्चन को समझो। देखो ये ओपेरॉन था, वो क्या बोलना चाहता है ये क्वेश्चन में, ये आपका ऑपरेटर जीन है बेटा,
ये आई जीन की बात कर रहा है वो, है ना, क्वेश्चन को आई जीन पे फोकस किया है उसने। ये ZYA, ये आई जीन क्या करता है, अपना mRNA बनाएगा और यहाँ से रिप्रेसर बनाता है। अब क्या होता है, अगर इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है मीडियम पे, तो ये क्या करता है, ऑपरेटर को जाके बाइंड हो जाता है। अगर इंड्यूसर अपसेंट है तो, इंड्यूसर अगर अपसेंट है तो, ठीक है। नेगेटिव एंड रिप्रेसेबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट करता है। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ओपेरॉन of E. coli, it involve lack I gene, but I gene product is फीडबैक इनिबिशन बिकॉज एक्सेस ऑफ द बीटा, नहीं बेटा फीडबैक इनिबिशन नहीं होता है। फीडबैक इनिबिशन क्या होता है, अगर ज्यादा बन रहा है तो उसको अपन इनिबिट कर सकते हैं, नहीं यहाँ तो क्या होता है, इंड्यूसर नहीं है तो इसलिए रिप्रेसर जाके बाइंड हो जाता है। पॉजिटिव एंड इंड्यूसेबल बिकॉज इट कैन बी इंड्यूस लैक्टोज, इट कैन नहीं बेटा। नेगेटिव एंड इंड्यूसेबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन, ये हो जाएगा। नेगेटिव एंड रिप्रेसेबल है, नेगेटिव है एंड रिप्रेसेबल है बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। करेक्ट आंसर आपका A1 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बेटा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो एक रिप्रेसर इनिबिटर की तरह काम कर रहा है, वो इंड्यूस नहीं कर रहा है, वो प्रिवेंट कर रहा है ना, वो नेगेटिव मतलब प्रिवेंट कर रहा है, वो रिप्रेसर प्रोटीन है वो, ये याद रखना है। बाकी पॉजिटिव की बात नहीं आएगी, सेकंड और थर्ड तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सैटेलाइट डीएनए के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ जी बेटा, ये तो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके बारे में, एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ इन द इंडिविजुअल। हाँ ये एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है बेटा, ये बिल्कुल सेम एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है कि ये शो करते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम होता है डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल में सेम होगा, चाहे उसका कोई भी टिश्यू ले लो, हेयर का ले लो, हेयर फॉलिकल ले लो, इसकी कोई भी ले लो, उनमें आपको सेम पॉलीमॉर्फिज्म देखने, डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म सेम देखने मिलता है इन एन इंडिविजुअल विच आर हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, डज नॉट कोड प्रोटीन एंड इज सेम इन ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। सेम नहीं होगा, सेम बोल दिया। कोड फॉर एंजाइम नीडेड फॉर द डीएनए, नहीं। कोड फॉर प्रोटीन नीडेड, नहीं। करेक्ट आंसर एक ही जाएगा बेटा, देख लो। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, वो पूरी जो लाइनें दे रखी है एनसीईआरटी में, बाकी तो ये कोड नहीं करता है। मैं आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि जो रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए की हम बात करें क्या होता है ना। तो एक जीनोम डीएनए दो पार्ट हमें देखने मिलते हैं, कोडिंग और एक नॉन कोडिंग। ये रिपीटेटिव डीएनए, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, और इसको या तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला एक बार उसको पैराग्राफ को रीड करिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलर, जीनोम। अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या जाएगा बेटा, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है। तो जीनोम क्रोमोजोम अगर हम देखोगे, ये तो नहीं जा सकते ना बेटा, जीन, ये जीनोम बाद में कैसे आएगा, जीनोम क्रोमोजोम जीन एंड फिर न्यूक्लियोटाइड, ये बोल सकते बेटा। जीनोम हो जाएगा पूरा होल जीनोम, उस पर क्रोमोजोम्स है, फिर जीन होते हैं ना क्रोमोजोम पे, जीन के अगर जो एक्चुअली बना कैसे, डीएनए से, न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें। करेक्ट आंसर जाएगा B1। जीनोम क्रोमोजोम न्यूक्लियोटाइड जीन, ये कैसे आ जाएगा बेटा, जीन के पास, जीन डीएनए का पार्ट है ना बेटा, डीएनए है, उस डीएनए किससे बना, तो न्यूक्लियोटाइड से। तो हमें लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना था, तो करेक्ट आंसर हमारा B1 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहले न्यूक्लियोटाइड दे दिया फिर जीन दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हमें बताना है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में होते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। तो अमीनो एसिड नहीं, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड के बीच में नहीं, मोनोसैकेराइड नहीं कर, न्यूक्लिक एसिड इन द न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस पर तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर पर क्या जाएगा 45 का, डेफिनेटली आपका थर्ड ऑप्शन चले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, 5 पे 5 फॉस्फोरिल होता है, 3 पे, थर्ड पे OH ग्रुप होता है, तो ये तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम राइबोस हम बनाएं आरएनए के स्ट्रक्चर पे, आपको एक्चुअली यहाँ पे भी OH देखने मिलता है, यहाँ पे भी OH देखने मिलता है, 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, ठीक है। अब क्या बोला, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसेस हो सकते हैं, ठीक है। चार्गाफ रूल इस पे नहीं लगता है बेटा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे लगता है। चार्गाफ रूल के बारे में हमने पढ़ा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही लागू करता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग तो इसमें भी होगी बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेसेस लगते हैं, लेकिन चार्गाफ रूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही लगता है, एप्लीकेबल टू ओनली। नेक्स्ट,
कॉमनली यूज वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट क्या यूज करते हो बेटा? लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, बैक एंड यैक वेक्टर को ये वाले वेक्टर यूज करते हैं हम, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ईस्ट। ठीक है, ये क्लियरली दे रखा है, अगर आप देखोगे उसको हाईलाइट भी किया गया है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये बैक का हो गया बेटा। ठीक है, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वाला ये हो जाएगा बेटा। करेक्ट आंसर आपका थर्ड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था? वॉटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, मेल्सन स्टेल ने सेमी कंजर्वेटिव दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बेटा ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट थे, याद करो। हेस्ले ने तो बेटा ब्लेंडिंग इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन वाला एक्सपेरिमेंट है ना। बैक्टीरिया और ट्रांसफॉर्मेशन को, बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज को यूज किए हुए इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव दिया है। वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है। करेक्ट आंसर आपका डी जाएगा बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम डीएनए यूजिंग द सॉदर्न हाइब्रिडेशन टेक्निक डू नॉट यूज पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग एंड ऑडियोग्राफी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम डीएनए यूजिंग द सॉदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डू नॉट यूज, बेटा क्या यूज नहीं करेगा, ये पीसीआर यूज नहीं करता है। ठीक है, ये साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बोलिए, टेक्निक डज नॉट यूज, तो करेक्ट आंसर आपका ए1 जाए। ठीक है, तो ये कैसे, चलो एक ना मेथड है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हो ना, जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहा है, तो अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो बेटा, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे, उसको कट करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, उसके बाद में डीएनए को आप जेल पे लोगे, उसको ट्रांसफर करोगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, नायलॉन के मेम्ब्रेन पे, उसे हम साउदर्न ब्लॉट बोलते हैं, वो हम डीएनए के लिए करते हैं। साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन बोला है उसने क्योंकि ठीक है, तो साउदर्न ब्लॉट में क्या होता है, ये आपका अगारोस जेल था, आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, क्या कि डीएनए को आइसोलेट कर लिया, उसको आपने ट्रीट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ में, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, उससे आपने सेपरेट कर दिया डीएनए को, ये आपका एगारोस जेल पे आ गया डीएनए। क्या आ गया, एगारोस जेल पे आपका डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डीएनए प्रेजेंट ऑन दी एगारोस जेल, डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर करोगे नायलॉन मेम्ब्रेन पे, डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं हम ऑन नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये सपोज हमारी मेम्ब्रेन है, इस पे हमने ट्रांसफर किया इसको, ये फिल्टर पेपर यहाँ पे इस तरीके से लगाया, तो मुझे आपको ये बताना, ये फिल्टर पेपर होता है बेटा, ये भी यहाँ पे फिल्टर पेपर होता है, और ये हमारा अगारोस जेल है, ये हमारा क्या, ये अगारोस जेल है हमारा, इसको हमने ट्रांसफर किया। बफर मूव करेगा फ्रॉम फिल्टर पेपर टू जेल की तरफ, बफर कहाँ मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा बफर, ये ऐसे मूव कर रहा है बेटा, देन क्या होगा, और ये मूव करेगा, और यहाँ पे दूसरा फिल्टर पेपर लगा हुआ है, तो ये साउदर्न ब्लॉटिंग है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, साउदर्न ब्लॉटिंग यूज किसके लिए की जाती है, डीएनए ट्रांसफर, साउदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, डीएनए ट्रांसफर के लिए यूज की जाती है। अगर नॉर्दर्न ब्लॉट देखोगे आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉट फॉर प्रोटीन के लिए होता है। अब जब साउदर्न ब्लॉट हो जाता है तो डीएनए अब आ गया आपका नायलॉन के, इस पे नायलॉन मेम्ब्रेन पे आ गया, अब इसको हाइब्रिडाइज कर सकते हो आप। अभी आपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में डीएनए हाइब्रिडाइजेशन किया बेटा, एक क्वेश्चन में, ये मेथड के बाद आप ये जो डीएनए आपका मेम्ब्रेन पे आ चुका है ना, ये जो डीएनए अब आपका यहाँ मेम्ब्रेन पे आ चुका है, इसको आप क्या करते हो, ये जो डीएनए आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन पे दिख चुका है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अब आप हाइब्रिडाइज कर सकते हो वीएनटीआर के साथ में। ठीक है, अब आप उसको हाइब्रिडाइज कर सकते हो वीएनटीआर के साथ में, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर के साथ में, और बैंड अब आपको विजिबल हो गए रेडियो एक्टिव इस पे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, ब्लॉटिंग करी, रेडियोग्राफ किया, अब यहाँ पे जब ट्रांसफर करने के बाद में आपको डीएनए अब यहाँ पे देखने मिल रहा है, इसके बाद में आप इसको हाइब्रिडाइज कर सकते हो, हाइब्रिडाइज करोगे वीएनटीआर के साथ में, और इसको विजुअलाइज करोगे ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, मुझे ये बताना है आपको। ठीक है, तो पीसीआर तो आपने यहाँ कहीं पे नहीं किया, तो करेक्ट आंसर आपका ए1 जा रहा है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच, क्या गलत दे रखा है हमें ये बताना है। ओपेरॉन स्ट्रक्चर जीन होते हैं, ऑपरेटन प्रमोटर है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, ये तो ठीक है ना बेटा, रॉन्गली मैच दे दिया। राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए होता है क्या बेटा, टीआरएनए थोड़ी है, तो आरएनए गलत हो जाएगा। ट्रांसलेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन इन एमआरएनए टू मेक द, ये ठीक है, ये भी ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम टू सिंथेसिस, हाँ जी बेटा ये गलत जा रहा है यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि एमआरएनए आना चाहिए था। हम एमआरएनए बोल सकते हैं या तो एचएनआरएनए बोलते हैं ना पहले, डायरेक्ट टीआरएनए थोड़ी बन जाता है, वो तो प्रोसेस करने के बाद बनेगा, ये थोड़ी होगा, डायरेक्ट टीआरएनए नहीं होता है। कहीं आपने पढ़ा कि डायरेक्ट टीआरएनए नहीं। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन बताना है। डायरेक्शन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस, डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर, तो आरएनए सिंथेसिस 3 to 5, देखो 5 to 3 होगा ना बेटा, जो डायरेक्शन होता है आरएनए सिंथेसिस वो भी 5 to 3 होता है। रीडिंग द डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग टेम्परेचर का डीएनए स्टैंड पे, अगर ये हो रहा है, ये 3 to 5 है, ये 3 to 5 है, ये टेम्परेट स्टैंड है, इसी को तो रीड कर करके हमारा 5 to 3 स्टैंड बन रहा है ना बेटा, इसी को तो रीड करेगा, 3 to 5 वाले को रीड करेगा तभी तो 5 to 3 बनाएगा वो, ये सीक्वेंस ठीक हो जाएगा। ये 5 to 3 चल रहा है, 5 to 3 को कैसे रीड करेगा, करेक्ट आंसर आपका B1 जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम दे रखा है हमें, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए प्रोटीन से, बेटा ये तो हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन कर दो, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन वाले ऑप्शन काट दो, ये ठीक हो गया। और ये प्रपोज केस ने किया था, फ्रांसिस ग्रीक ने किया, करेक्ट आंसर D1 चले गया। ये तो एनसीईआरटी की बेटा स्टार्टिंग की लाइन ही दे दी है, डायरेक्ट है ना, सीधा क्वेश्चन है। और कब आया देखो, which enzyme will be produced in a cell in which there is a nonsense mutation in the lac-Y gene, लैक्टस परमीज, अगर आपके लैक ओपेरॉन के Y जीन, क्वेश्चन में समझो बेटा, which enzyme will be produced, which enzyme will be produced बोला है, ठीक है, will be produced in which there is a nonsense mutation in the lac-Y gene, Y जीन का काम क्या था वैसे, ट्रांस एसिटिलेज बनाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत दी है, कॉम्बिनेशन देखो, परमियस तो नहीं बनेगा, ट्रांस एसिटिलेज बनाता है ना ये वाला जीन, ट्रांस एसिटिलेज बनाता है, याद करो। तो अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा, ट्रांस एसिटिलेज नहीं, परमियस तो हमारा ए जीन बनाता है, नॉनसेंस अगर म्यूटेशन हो जाए इन दी वाई जीन, तो करेक्ट आंसर पर क्या जा सकता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, ठीक है। तो सही नाम जो दे रखा है यहाँ पे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लैक्टोज परमिएज, बेटा परमिएज होता है उसका नाम, ठीक है। करेक्ट आंसर एग्जैक्टली जो बोलेगा वो बी जाएगा, क्योंकि ये जेड जीन से होता है ना, जो हमारे स्ट्रक्चर जीन में जेड है उससे कोड होता है, करेक्ट आंसर पे बी जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्म, यहाँ क्वेश्चन में बोला है what it is that form the basic of the DNA fingerprint, what is it is that form the basis of the DNA fingerprinting, the relative proportion of the purine in the pyrimidine, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसका, 54 में देखो अभी, ये तो नहीं होगा बेटा, ये हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का बेसिस नहीं है। द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए ऑकरिंग इन द ब्लड ह्यूमन, डिफरेंस तो नहीं होता है बेटा, ये तो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रीच ऑफ द सैटेलाइट डीएनए ऑकरिंग द हाई, ये है हमारा रीजन, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। तो क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने देखा ना बेटा, हमने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं इसमें प्रोपोर्शन नहीं देख रहे, यूरिन से पिरामिड ये नहीं देख रहे, रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रीजेस एंड द ग्रूव ऑफ द फिंगरप्रिंटिंग, सैटेलाइट डीएनए ऑकरिंग हैज अ हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, हम इसे देख रहे हैं। क्योंकि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं उसमें क्लियर मेंशन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफाई करने में डिफरेंस इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस में, जो कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं डीएनए सीक्वेंस के, उसे हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको बेटा इसका डी ही जाएगा, ठीक है बेटा। करेक्ट आंसर का 4th जाएगा, क्योंकि हमने डीएनए देखो, अब क्रोमोसोम के पास में मैंने स्टार्टिंग में बताया बेटा हमारे सैटेलाइट है ना, आप सैटेलाइट डीएनए को किया है, अगर हम देखोगे जीनोम से आप सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट करोगे, सैटेलाइट डीएनए के उसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस है बेटा। तो अब यहाँ पे ATGC एक आंसर में लाइन भी दे रखी है, जो सीक्वेंस होती है, अगर बल्क से डीएनए को आप फॉर्म करो मेजर पिक, तो स्मॉल पिक्स आपको जो देखने मिलेगी वो सैटेलाइट डीएनए की होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, क्या वो 80 रीच है या GC रीच है, लेंथ ऑफ द सेगमेंट है ना,
तो नंबर ऑफ रिपीट जो देखने मिल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया जाता है माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में। तो यहाँ पे आप देखोगे हाईली रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो हमारे सैटेलाइट डीएनए उसके पास में रिपीट प्रेजेंट है। अब वो रिपीट सबके पास सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन एक इंडिविजुअल की आप जितनी भी टिश्यूज लो उसमें तो आपको सेम देखने, सेम डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म देखने मिलता है। एक और लाइन दे रखी है, जितने भी इंडिविजुअल है, आप चाहे किसी भी पर्सन एवरी टिश्यू का कोई डीएनए ले लो, कोई भी टिश्यू से, हेयर फॉलिकल से ले लो, स्किन से ले लो, सलाइवा से ले लो, ये फॉर्म शो करते हैं बेटा हाई डिग्री ऑफ दी सेम डिग्री ऑफ दी पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर डी ही जा रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट में ट्रांसक्रिप्शन एडेनोसिन पेयर विद यूरासिल, ठीक है। तो आरएनए में क्योंकि ये होता है ना, यूरासिल होता है, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। तो रेगुलेशन ऑफ लाइकोप्रोन बायोरिप्रेसर इज पॉजिटिव रेगुलेशन, थोड़ी नेगेटिव रेगुलेशन है बेटा, एनसीईआरटी में लाइन दे रखा है ना, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। द ह्यूमन जीनोम प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन्स होते हैं क्या बेटा, 50,000 है क्या। हीमोग्लोबिन इज सेक्स लिंक, ये तो ठीक है, ये तो हमने डिस्कस भी किया है कई बार। तो दो ही आंसर आपको ठीक मिले, ए और बी ठीक है आपका, सिर्फ यहाँ पे दो स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50,000 नहीं है। द ह्यूमन जीनोम प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन नहीं बेटा, आपका टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड देखोगे तो 30,000 है, एच मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे 30,000 आ जाएगा, नॉट कि 50,000 नहीं। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, तो दो स्टेटमेंट ठीक गए, राइट पूछा था। रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट। अब मुझे बताओ, आरएनए पॉलीमरेज 3 पहली बात तो आपको प्रोकैरियोट्स में देखने मिलेगा, यूकैरियोट में देखने मिलेगा बेटा। आज हमारा हो जाता है, देखो यूकैरियोट में देखने मिलता है 3 पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। प्रोकैरियोट में अकेला आरएनए पॉलीमरेज ही काम करता है बेटा। तो इसमें अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है याद करो, ये तो 2 इन्वॉल्व है, ये तो 2 बनाएगा और इसी से ये बनता है, ये कैंसिल हो गया। ये तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 बना रहा है, तो अफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, टीआरएनए अफेक्ट हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वन। ये तो क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन है अगेन ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में। अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का इसके बाद नाइट्रोजन बेसिस की सीक्वेंस ये है, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री। आरएनए में क्या होगा बेटा, ए यू सी। तो टी आरएनए में थाइमिन थोड़ी होता है। अच्छा एक मिनट, आरएनए बोला है ना, इसके जगह यू, इसके जगह ए, जी यू ए आ जाएगा ना बेटा। हमें कॉम्प्लीमेंट्री बताना है उसका, यहाँ ए और यहाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड चलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था। नेक्स्ट, अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए, स्ट्रक्चर होता है इंड्यूसर, प्रमोटर, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चर जीन ट्रांसक्रिप्शन में तो ये होता है, इंड्यूसर नहीं होता है ना बेटा, इंड्यूसर नहीं होता है। इंड्यूसर आपको लाइकोपेरोन में देखने मिलता है, प्रमोटर, टर्मिनेटर सब होता है। देखो ये स्ट्रक्चर जीन है, ये टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है, इंड्यूसर नहीं होता है। और ये हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है। इसको तो स्टार्टिंग ही बेसिक ही क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट। सिंगल स्टैंडर्ड, a single stranded of the nucleic acid tag with the radioactive molecule is called। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो सिंगल स्टैंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड टैग विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अब बेटा ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला है कि प्रोब होता है, वेक्टर नहीं होता बेटा, ये तो यूज किया जाता है। सिलेक्टिव मार्कर नहीं, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, याद करो हमने पढ़ा है इसको प्रीवियस चैप्टर में भी। एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड को अगर आप टैग कर रहे हो विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, उसे प्रोब बोला जाता है। इसके लिए टर्म क्या है, प्रोब है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, बेटा याद करो स्प्लाइसिंग, याद करो उसको ज्वाइन कर देते हैं हम एक्सॉन को। जब हमारे पास में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आता है, हमारा एचएनआरएनए आता है, तो हम उसमें से क्या करते हैं, जो हमारे इंट्रॉन है उसको रिमूव कर देते हैं, इसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है। जब आपके पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आ गया बेटा, एचएनआरएनए आ गया, तो आप क्या कर लेते हो, उसमें से कैपिंग करते हो, टेलिंग करते हो, स्प्लाइसिंग करते हो। करेक्ट आंसर स्प्लाइसिंग में हम इंट्रॉन को रिमूव करते हैं बेटा। करेक्ट आंसर आपका ए जाएगा। देखो बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिए ही नहीं है, डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ, पीसीआर एंड द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आर द मेथड फॉर, किसके लिए मेथड होते हैं ये, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए होते हैं। डीएनए स्टडी ऑफ द एंजाइम नहीं बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है बेटा। एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट ये कहाँ याद करो बेटा, अभी आपने अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का
अगर आप टॉपिक देखोगे उसमें मेथड दे रखी है हमारे एंसेट में लाइन से, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, उसको आपने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ में उसको ट्रीट किया, है ना, दे रखा है। रेस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये मेथड किसके लिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसिंग नहीं, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग का आंसर होगा इसका, क्या होगा, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, ये हमने टॉपिक कहाँ पढ़ा, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो पढ़ रहे वाला हम टॉपिक। What are those structure that appear as a bead on string? एनसीटी का लाइन है बेटा, ये तो न्यूक्लियोसोम के टाइम पे, ये किसका लाइन दे रखा है, बीड ऑन दी स्ट्रिंग, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा ये ना ऐसे क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है, इन द क्रोमोसोम व्यू अंडर द माइक्रो, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं, जीन नहीं, बेस पे नहीं, ये तो एनसीटी का लाइन है बेटा। जितने भी क्वेश्चन थे बेटा, अगर आप नोटिस करो, सब एनसीईआरटी के लाइन ही दे रखे, चाहे वो जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस हो, या रेप्लिकेशन को, या ट्रांसक्रिप्शन के हो, सब लाइन दे रखा है बेटा, सेम टू सेम। अगर बीड ऑन स्ट्रिंग कहाँ दे रखा है, हम जब डीएनए पैकेजिंग वगैरह अगर टॉपिक पढ़े, वहां नीचे में लाइन दे रखी है बेटा, न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं। बाकी ऑप्शन देखो ना, आप यहाँ से अपने आप बेस पेयर की बात नहीं कर रहे हो, न्यूक्लियोटाइड नहीं, जीन्स नहीं, न्यूक्लियोसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल में। अब मुझे बताओ बेटा, 23S RNA इसको डिस्कस कर चुके हैं। आरएनए जो होता है वो एक्ट हैज कर कैटलिस्ट कर सकते हैं, आरएनए कैन एक्ट हैज अ कैटलिस्ट, याद है हमने पढ़ा है इसको प्रॉपर्टी में। तो हमारा जो rRNA होता है वो दे कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो rRNA में 23S rRNA, क्योंकि बैक्टीरिया बोला है, अगर यूकैरियोट बोला तो हम 20S ले लेते, ये तो नहीं बेटा, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा, 5A नहीं, करेक्ट आंसर ए जाता है। इसको याद रखना है कि प्रोकैरियोट में क्या है और यूकैरियोट में कौन सा है। इन हिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर आपका, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये आती है एनसीईआरटी का लाइन नहीं दे रखा है बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट, अब क्योंकि देखो बायोसिस्टम नहीं है बेटा, ये बायोटेक्नोलॉजी नहीं, बायोमॉलिक्यूलर नहीं, A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके पास में अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ द डीएनए हैज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडी ऑफ द विरियोड, नहीं बेटा, विरियोड तो फ्री आरएनए है, याद करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको पढ़ा है। बैक्टीरियल वायरस नहीं, बैक्टीरियम नहीं, 65 का करेक्ट आंसर। अगर आपने देखा, अच्छा बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हो ना बेटा, बैक्टीरियल वायरस मतलब बैक्टीरियोफाज। The unequivocal proof of DNA has a genetic material came from the study on the bacteriophage पे स्टडी किया था बेटा, E. coli, हैशर चेस के एक्सपेरिमेंट भी थे। करेक्ट आंसर आपका जाएगा B1। फंगस तो नहीं बेटा और ए नहीं, बैक्टीरियम की बात नहीं करे, लेकिन ये जो जेनेटिक मटेरियल हार्श और चेस्ले ने एक्सपेरिमेंट किए थे, याद हो बेटा बैक्टीरियोफाज पे। बैक्टीरियोफाज वो होता है ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियल वायरस, ये ठीक हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा बी गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट डिस्कशन में।